Hello everyone, welcome to UPSC IQ टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। कल की वीडियो में बेसिकली हमने हाई कोर्ट की जो पावर्स हैं, जुरिसडिक्शन है, उसको स्टार्ट कर दिया था और बेसिकली हमने 3 पावर्स को डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट हमने जो डिस्कस किया था वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन था एंड रिट जुरिसडिक्शन और अपीलिएट जुरिसडिक्शन। तो आई होप इन 3 पावर्स और जुरिसडिक्शन से रिलेटेड कोई डाउट आपके ना हो। अगर कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को दोबारा देख के अपने जो भी डाउट्स उन्हें क्लियर कर सकते हैं। एंड मेन आज की वीडियो में हमारा फोकस होगा बाकी के जो 4 पावर्स और जुरिसडिक्शन जो बचे हुए हैं उनको हम समझेंगे। सुपरवाइजरी कंट्रोल ओवर सबॉर्डिनेट कोर्ट, अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू को आज हम बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे और इस पर्टिकुलर वीडियो में आपका जो चैप्टर है हाई कोर्ट का फिनिश भी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन की बात करते हैं। देखो, नाम से पता चल रहा है सुपरवाइज करना किसी को, ठीक है, यानी जो भी आपके नीचे है उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हो, सुपरवाइज कर रहे हो। अ हाई कोर्ट हैज़ अ पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल द कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल फंक्शनिंग इन इट्स टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, यानी कि उस पर्टिकुलर स्टेट की जो भी टेरिटरी है, ठीक है, और वो पर्टिकुलर जो हाई कोर्ट, बिकॉज सिर्फ स्टेट की टेरिटरी हम नहीं ले सकते यहाँ पे, बिकॉज देखने को मिलेगा कि जो कभी कभार जो कॉमन हाई कोर्ट्स होते हैं उनका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होता है सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेट पे सीमित नहीं होता जहाँ पे उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट बना हुआ है। फॉर एग्जांपल बात करें हम बॉम्बे का, तो बॉम्बे हाई कोर्ट भले ही आपको देखने को मिलेगा कि महाराष्ट्र में बना हुआ है, बट उसका जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है वो महाराष्ट्र में भी अप्लाई होता है, गोवा में भी अप्लाई होता है। इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरी है दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली, वहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है कि जो भी हाई कोर्ट का जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होता है, उस पर्टिकुलर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के अंदर जो भी ट्रिब्यूनल्स आते हैं, जो भी बाकी के कोर्ट्स आते हैं, उन कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल के ऊपर जो है कहीं ना कहीं सुपरिटेंडेंस जो है प्रोवाइड करता है, फिर कहीं ना कहीं वो कंट्रोल जो है वो इस्टेब्लिश करने का काम हाई कोर्ट यहाँ पे करता है। उसके पास इसके अंदर पावर है, बट एक्सेप्ट द मिलिट्री कोर्ट और द ट्रिब्यूनल, यानी जितने भी मिलिट्री कोर्ट्स हैं उन कोर्ट्स में अगर कोई भी केस चल रहा है, कुछ भी चीज़ें वहाँ पे की जा रही है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को वहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है, जो भी ऑफिसर्स, लीगल प्रैक्टिशनर जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उसका कंट्रोल, यानी उस पर जो कंट्रोल होगा वो हाई कोर्ट का वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अलग से ध्यान में रखनी होगी। अब मेन चीज़ ये है कि जो हम पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके का सुपरिटेंडेंस का रोल यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पे पहला बोला जा रहा है कॉल फॉर रिटर्न फ्रॉम देम, यानी अगर मान लो कोई भी एक ऐसा केस है जो कि किसी भी सबॉर्डिनेट कोर्ट के अंदर है, कोई भी ट्राइब्यूनल के अंदर है, तो उस केस को अपने हाई कोर्ट को जो क्या करता है अपने अंडर ले लेता है। तो वो केस इस तरीके से जो ट्रांसफ़र वो करता है अपने अंडर, उसको जो वापस से रिटर्न लेने की जो पावर है वो आपको हाई कोर्ट के अंदर देखने को मिलेगी। सेकेंड है मेक द इशू जनरल रूल्स एंड प्रिस्क्राइब फॉर्म्स फॉर रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीडिंग ऑफ देम, यानी जितने भी कोर्ट्स प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर स्टेट की मतलब जो हाई कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है उसके अंदर जितने भी कोर्ट्स हैं, जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं, वहाँ पे किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं उनके लिए, किस तरीके का एक रेगुलेशन फॉर्म वगैरह इस्टेब्लिश करना है, किस तरह की प्रैक्टिस वो बेसिकली वहाँ पे वो करेंगे और किस तरीके की प्रोसीडिंग को फॉलो करके वो अपने जो भी केसेस है उसको डिस्पैच करेंगे, वो कहीं ना कहीं उस सेक्टर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको कौन फ्रेम करता है, तो हाई कोर्ट के पास पावर है इसको फ्रेम करने का। नेक्स्ट है प्रिस्क्राइब फॉर्म्स इन विच बुक्स एंट्रीज एंड अकाउंट्स आर टू बी केप्ट बाय देम, यानी कोई भी बुक्स है, कोई भी एंट्रीज़ है, कोई भी अकाउंट है, तो जितनी भी सब चीज़ें हैं किस फॉर्म में इसको रखना है। फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई भी ट्राइब्यूनल है, कोई भी जजमेंट दे रहा है, तो जजमेंट जो होती है रिकॉर्ड की जाती है, एक तो रिकॉर्डिंग के फॉर्म में भी और दूसरा टाइपिंग के फॉर्म में भी, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे बेसिकली जज होते हैं, उसके पास कुछ टाइप राइटर्स बैठे होते हैं, तो वो उसको टाइप कर रहे होते हैं, जो जो एक एक वर्ड जो बोला जाता है, जो भी दलीलें वहाँ पे दी जाती है, तो हर एक चीज़ उसको टाइप करके रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो किस फॉर्म में उसको रखना है, किस फॉर्म में एंट्रीज़ वहाँ पे की जाएंगी, किसके अकाउंट होगा वहाँ पे, किस तरह से मेंटेन करना है, वो हर एक जो प्रोसीजर है कहीं ना कहीं हाई कोर्ट यहाँ पे उनको सजेस्ट करता है। इसके अलावा सेटल द फीस पेबल टू द शेरिफ, क्लर्क, ऑफिसर्स एंड लीगल प्रैक्टिशनर, तो उस पर्टिकुलर कोर्ट में, उस पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल्स के अंदर जितने भी लीगल प्रैक्टिशनर काम कर रहे हैं, जो भी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, जो नीचे लेवल पे जो क्लर्क्स होते हैं वो काम कर रहे हैं, शरीफ काम कर रहे हैं, तो उनको कितनी फ़ीस दी जाएगी
वो सेटल जो चीज़ें होती है उसको कौन सेटल डाउन करता है? हाई कोर्ट, ठीक है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि हाई कोर्ट का जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है, उस जुरिडिक्शन के अंदर जितने भी कोर्ट्स आते हैं, चाहे सेशंस कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, एडिशनल सेशंस कोर्ट हो, तो वो सब के सब और साथ साथ ट्रिब्यूनल्स जो है वो कहीं ना कहीं उनके अंडर कुछ भी काम होगा, किस तरीके से वो चीज़ें होंगी और फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म करेगा बेसिकली वो लोग, वो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट यहाँ पे अपनी जो पावर है सुपरिटेंडेंस उसके तहत कहीं ना कहीं उनको गाइडेंस प्रोवाइड करता है। यानी इस पावर से हमें ये आइडिया लग सकता है कि जो पावर है सुपरिटेंडेंस की जो हाई कोर्ट की वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, बिकॉज यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें जो है इसकी पावर के अंडर आ सकती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिमिट नहीं कर रहे हो कि सिर्फ यही चीज़ जो है कहीं ना कहीं हाई कोर्ट सुनेगा या फिर इन्हीं चीज़ के ऊपर जो है लॉ बनाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हाई कोर्ट बना रहा है, जो भी उनको बेसिकली गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है किस तरीके से अकाउंट्स बनाने हैं, किस तरीके से फ़ीस देनी है वगैरह वगैरह, तो वो सब चीज़ें इतनी ब्रॉड लेवल पे है ना कि हर चीज़ उसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं। और ऐसा इसलिए आपको देखने को मिलेगा, इट एक्सटेंड टू ऑल द कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल वेदर दे आर सब्जेक्ट टू अपीलिएट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट और नॉट। यानी कि हाई कोर्ट की जो अपीलिएट जुरिडिक्शन है, जो कि हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो बाकी के कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स जो हैं उनमें अगर मान लो कोई भी जजमेंट होता है, कोई भी ऑर्डर पास किया जाता है ट्राइब्यूनल्स या फिर डिफरेंट सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा, तो उस पर्टिकुलर डिसीजन के अगेंस्ट अपील जा सकती है कहाँ पे? हाई कोर्ट के अंदर। तो यानी कि हाई कोर्ट का जो अपीलेट जुरिडिक्शन है वो इन सब में लागू होता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो पावर है हाई कोर्ट की सुपरिटेंडेंस वाली जो पावर है वो एक्सटेंड हो रही है सारे के सारे कोर्ट्स में, यानी सारे के सारे कोर्ट्स को वो कहीं ना कहीं सुपरिटेंड करेगा, सारे के सारे ट्रिब्यूनल को सुपरिटेंड करेगा, वेदर दे आर सब्जेक्ट टू अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट और नॉट। यानी भले वो हाई कोर्ट की अपीलेट जुरिडिक्शन के अंदर आ रहे हों या नहीं आ रहे हों, तब भी जो है उसका जो पावर है सुपरिटेंडेंस का उन पर लागू किया जाएगा। तो याद रखना ये वर्ड कि अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट के अंदर शामिल है या ना हो, फिर भी हाई कोर्ट का जो है वो सुपरिटेंडेंस की जो पावर है उन पर अप्लाई की जाएगी। नेक्स्ट है, इट कवर्स नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिटेंडेंस बट ऑल्सो द जुडिशियल सुपरिटेंडेंस। अब ये जो वर्ड है ना एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिटेंडेंस और जुडिशियल सुपरिटेंडेंस, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिटेंडेंस की। तो यहाँ पे हम तीन चीज़ें देखेंगे, पहला नेचर समझेंगे और उसका स्कोप देखेंगे, किस तरह का उसका स्कोप कहाँ पे होता है, किस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करते हैं नेचर की, तो जो पावर है एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिटेंडेंस की वो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट को मिली हुई है दोनों ही केसेस में। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन के केस में भी मिली हुई है, यानी जो जो थोड़े बहुत एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है वहाँ पे, और दूसरा जुडिशियल चीज़ों में भी जो है ये पावर मिली हुई है। यानी कि इस पावर के तहत आपको देखने को मिलेगा कि जो हाई कोर्ट है इट कैन बी इन्वोक्ड बाय एनी पर्सन एग्रीगेटेड और इवन एक्सरसाइज स्यू मोटो बाय द हाई कोर्ट। यानी हाई कोर्ट क्या करेगा यहाँ पे, सिंपली स्यू मोटो पावर को यूज़ करके वो पर्टिकुलर चीज़ें जो है कहीं ना कहीं अपने अंडर लेके उसको कहीं ना कहीं कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन इस्टेब्लिश करनी है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हेल्प करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्कोप की, यानी इसका स्कोप कहाँ पे देखने को मिलता है। तो हाई कोर्ट एक्सरसाइज करता है अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सुपरिटेंडेंस है ओवर ऑल दी कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल, यानी जितने भी कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं वहाँ पे ही एक्सरसाइज करता है, एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स को छोड़ के। एंड द ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसको करने का, तो मेन ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा ये है टू इंश्योर दैट द जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है और जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं वो ऑपरेट करे विद इन द बाउंड ऑफ द लॉ, यानी जो पर्टिकुलर लॉ है उस लॉ के अंडर जो है कहीं ना कहीं काम करें, एंड देयर बाय सिक्योरिंग द पाथ ऑफ जस्टिस एंड रिमूविंग एनी ऑब्स्टिकल। और जो पाथ है कि किस तरीके से उन्हें जस्टिस प्रोवाइड करना है, किस तरीके से उनके रास्ते में अगर मान लो कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है किस तरीके से रिमूव करना है, तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के काम करें, ठीक है। क्योंकि देखो कई बार ऐसा हो सकता है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है जब वहाँ पे जजेस जो है जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हो सकता है उनके द्वारा कुछ ऐसा चीज़ें हो जाए कि वो लॉ को नेगलेक्ट कर दें, या फिर जो जस्टिस जिस तरीके से जो नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उस जस्टिस को ध्यान में रख के वो काम ना करें, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मान लो कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट और कोई भी ट्रिब्यूनल इस तरीके से इन सब चीज़ों को नेगलेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो तब तक आपका हाई कोर्ट यहाँ पे पिक्चर में आएगा। और हाई कोर्ट अपनी ये जो पावर है सुपरिटेंडेंस की, इसके तहत कहीं ना कहीं उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव इन द सेंस कि किस तरीके से वो लॉ को ऑपरेट कर रहे हैं, किस तरीके को लॉ को फॉलो करके वो चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसका वहाँ पे चेक किया जाएगा हाई कोर्ट की तरह। उन्हें लगेगा कि इस तरीके से जो भी उनके सबऑर्डिनेट कोर्ट या ट्राइब्यूनल्स हैं वो लॉ को ध्यान में रख के काम नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं उनको फिर पनिश करने का काम भी हाई कोर्ट के पास है, और उनको सही डायरेक्शन प्रोवाइड करने का भी जो बेसिकली पावर है वो हाई कोर्ट के पास दी गई है अंडर द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं जुडिशियल सुपरिटेंडेंस की।
तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, अगर इसका नेचर की बात करें तो जो सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 227 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है। इट इज़ नॉट ओरिजिनल बट प्योरली सुपरवाइजल। ओरिजिनल तो नहीं है, ओरिजिनल इन द सेंस जो हमने बात की थी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की, तो वो यहाँ पे नहीं है, बट प्योरली सुपरवाइजर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी इट इज़ अ पावर ऑफ अ ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ अपील बट इट इज़ इंटेंडेड बाय यूज स्पेरिंगली एंड ओनली इन अप्रोप्रिएट केसेस। यानी यहाँ पे जो हाई कोर्ट के पास पावर है ये बहुत ब्रॉड हो जाती है। दैट्स वाई इसको ये एक लिमिटेड वे में ही एक कह सकते हैं अप्रोप्रिएट केसेस में ही इस पावर को, यानी जो जुडिशियल सुपरिटेंडेंस वाली जो पावर है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड केसेस में और अप्रोप्रिएट केसेस में ही जो है कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं हमारा हाई कोर्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी लिमिटेशंस यानी किन किन केसेस में हाई कोर्ट जो है अपने जुडिशियल सुपरिटेंडेंस की पावर का यूज़ करता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं जुडिशियल सुपरिटेंडेंस की स्कोप की, अब ठीक है नेचर हमने देख लिया, तो स्कोप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली चेक किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा कि किस तरीके से ये जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है और किस तरीके से ट्राइब्यूनल जो है जो भी एक्शंस कर रही है अगर वो सही है तो ठीक है, बट अगर उनकी एक्शंस कहीं ना कहीं सही नहीं है, यानी जब भी वो जिस तरीके से वो जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं वो तरीका सही नहीं है, तो उस केस में कहीं ना कहीं उनकी एक्शंस को करेक्ट किया जा सकता है इन जुडिशियल सुपरिटेंडेंस के तहत। ठीक है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिटेंडेंस में क्या है कि किस तरीके से वहाँ पे जो फंक्शनिंग हो रही है कोर्ट के अंदर उनको चेक करना है कि वो लॉ के हिसाब से कितना सही से हो रही है। वही अगर जुडिशियल सुपरिटेंडेंस की बात करें कि जो भी एक्शंस वो परफॉर्म कर रहे हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट और हाई बेसिकली जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, तो जो भी एक्शंस वो काम कर रहे हैं तो वो कितने ज़्यादा करेक्ट है, उसी करेक्टनेस को यहाँ पे चेक किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो व्हेन अ कोर्ट और अ ट्रिब्यूनल एज्यूम्स अ जुरिसडिक्शन इट डज नॉट हैव, यानी अगर मान लो कोई ट्रिब्यूनल है या फिर कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट है वो ऐसा पर्टिकुलर केस में इंगेज्ड हो जाए जो कहीं ना कहीं उनकी जुरिसडिक्शन में फॉल ही नहीं करता है। ठीक है, तो आपने कैसे उस मैटर को कहीं ना कहीं डील कर लिया जबकि ये मैटर आपके अंडर आता ही नहीं है, फिर भी अगर वो उस पर्टिकुलर मैटर को कहीं ना कहीं डील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे अपना जजमेंट दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। तो ऐसे चीज़ों को जो है क्रॉस चेक करने का काम आपका हाई कोर्ट का होता है। Similarly, when a court fails to exercise a jurisdiction it possesses resulting in a failure of justice, यानी जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए जिस तरीके से जो भी प्रोसीजर था उसको जो फॉलो करना चाहिए था, यानी जो एविडेंस को ध्यान में रख के जो जस्टिस प्रोवाइड करना चाहिए था वो कहीं ना कहीं वहाँ पे वो चीज़ प्रोवाइड करने में कहीं ना कहीं जुडिशरी फेल हो गई है। तो अगेन यहाँ पे जो भी उन्होंने काम किया उसको करेक्ट करने के लिए, यानी जो एरर यहाँ पे हुआ है, जो इनजस्टिस यहाँ पे हुआ है, उसको करेक्ट करने के लिए आपका हाई कोर्ट यहाँ पे जुडिशियल सुपरिटेंडेंस की पावर को यूज़ करता है। इसके अलावा बात करें कि व्हेन अ कोर्ट एक्सरसाइज इट्स जुरिसडिक्शन इन अ मैनर दैट इट एक्सीड द लिमिट, यानी जो भी वो यहाँ पे काम कर रही है वहाँ पे उसकी लिमिट जो है कहीं ना कहीं एक्सीड हो गई है, जिस दायरे में रहकर उसको बेसिकली यहाँ पे काम करना चाहिए था, जुरिसडिक्शन प्रोवाइड करना चाहिए था, जजमेंट देना चाहिए था, वो लिमिट कहीं ना कहीं उसने क्रॉस कर ली है। तो अगेन उस केस में जो है देखने को मिलेगा कि हाई कोर्ट अपने इस पावर को यूज़ करता है। ठीक है, तो अब हमने नेचर और स्कोप देख लिया, अब जुडिशियल सुपरिटेंडेंस का पर्पस देखते हैं, इसका मेन पर्पस क्या है। पहला यहाँ पे बताया जा रहा है कि टू कीप सबॉर्डिनेट कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल विद इन द बाउंड ऑफ द अथॉरिटी, यानी जो भी उनकी अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं उसमें ही सीमित रहे, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी पावर को यूज़ करें। ठीक है, सेकेंड, नॉट मेयरली टू करेक्ट एरर्स बट टू एड्रेस केसेस ऑफ ग्रेव इनजस्टिस ऑफ फेलियर ऑफ जस्टिस, यानी कि अगर सबॉर्डिनेट कोर्ट या ट्रिब्यूनल के द्वारा अगर मान लो किसी तरीके से कुछ एरर्स होते हैं तो उन एरर्स को करेक्ट करने का काम हमारी हाई कोर्ट करेगी अंडर दिस पावर। साथ ही साथ अगर कोई भी ग्रेव इनजस्टिस हुआ है, यानी बहुत ही गंभीरता से जो है जस्टिस जो प्रोवाइड करना चाहिए था वो वहाँ पे ना प्रोवाइड करके इनजस्टिस हुआ है, ठीक है, यानी मेन काम जुडिशरी का देखो जस्टिस प्रोवाइड करना है, बट जस्टिस प्रोवाइड करने के बजाय वहाँ पे ये देखने को मिला है कि वहाँ पे किसी पर्सन के साथ वहाँ पे इनजस्टिस हुआ है, तो वो उसको बेसिकली उसको करेक्ट करने का भी काम आपका हाई कोर्ट का यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी मेन चीज़ है कि जस्टिस का फेलियर नहीं होना चाहिए। अगर जस्टिस का फेलियर होगा तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनका जो विश्वास है जुडिशरी के ऊपर वो वहाँ पे कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। अगर इस तरीके से होगा तो कहीं ना कहीं फिर आपको देखने को मिलेगा कि जो मेन डेमोक्रेसी का जो पिलर है जुडिशरी वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होता हुआ नजर आएगा। दैट्स वाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हाई कोर्ट को जो है बेसिकली पावर दी है कि आप यहाँ पे, क्योंकि स्टेट के अंदर जो टॉप में जो जुडिशरी है वो आपका हाई कोर्ट है, और ये सारे हाई कोर्ट जो भी होते हैं जो पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, तो उनके अंदर जो भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, जो भी ट्रिब्यूनल्स आते हैं, उनको कहीं ना कहीं सुपरवाइज़ करना, उनको चेक करते रहना कि वो सही से काम कर रहे हैं, लॉ के हिसाब से जो जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं, तो वो देखने का काम जो है हाई कोर्ट का होता है अंडर दी पावर।
तो यहाँ पे अभी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिटेंडेंस और जुडिशियल सुपरिटेंडेंस को समझ लिया है। तो अगर हम शॉर्ट की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिटेंडेंस का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये चेक करना कि प्रॉपर फंक्शनिंग के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं, कहाँ पे, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स में। एंड जुडिशियल सुपरिटेंडेंस का मेन होता है कि करेक्ट करना है एरर्स, सो दैट जो इंटीग्रिटी है एक लीगल सिस्टम की उसको मेंटेन की जा सके। इस मैटर को बेसिकली हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लो किसी तरीके से ऐसा होता है तो हाई कोर्ट बेसिकली क्या एक्शन लेता है। तो यहाँ पे एग्जांपल बेसिकली मैं लेती हूँ कि सपोज एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है। इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या किया है कि रॉन्गली अज्यूम कर दिया जुरिडिक्शन ओवर अ मैटर दैट फॉल्स विद इन द एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑफ अ स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल, ठीक है। यानी ऐसा केस जो कहीं ना कहीं एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन के अंदर आता है ट्रिब्यूनल का, उस केस को कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या कर लिया, सुन लिया है और वहाँ पे अपना जजमेंट दे दिया है। तो ये चीज़ तो गलत हो जाएगी, बिकॉज हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि जो भी अथॉरिटी जिस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए बनाई गई है उसका काम है वो पर्पज़ को कहीं ना कहीं सॉल्व करना, ठीक है। तो यानी ऐसा कोई केस यहाँ पे मैं बात करती हूँ, फॉर एग्जांपल टैक्स के रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है। तो अगर टैक्स को रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है और उस डिस्प्यूट को सुनने के लिए कहीं ना कहीं हमारी पार्लियामेंट ने या फिर लेजिस्लेचर ने या फिर जो भी कोर्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने मान लो कुछ इस तरीके से स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल को बनाया है जिसका काम ही यही है कि वो टैक्स रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होगा उसको सुनेगा। और फिर भी क्योंकि ये डिस्प्यूट एक ट्रिब्यूनल के अंडर आता है, क्योंकि ट्रिब्यूनल का ये एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है, फिर भी जो है इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस पर्टिकुलर टैक्स रिलेटेड जो डिस्प्यूट है उसको सुना और साथ साथ अपने जो है जजमेंट दे दी। तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो अब मेन चीज़ क्या होगा कि जो पर्टिकुलर पार्टी जो कहीं ना कहीं इस टैक्स रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है उसमें इंगेज थी और वो पार्टी कहीं ना कहीं समझ चुकी है कि भाई ये जो केस था वो एक स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल के पास जाना चाहिए था, क्योंकि वो ट्रिब्यूनल बेसिकली इन टैक्स डिस्प्यूट से रिलेटेड केसेस को सुनने के लिए बनाया गया है। बट क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहीं ना कहीं अपनी जजमेंट दे दी है, तो इस पार्टी के पास पावर है, यानी जो भी एग्रीवेटेड पार्टी है, कि वो इस एरर को सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या कर सकती है, हाई कोर्ट के पास जा सकती है अंडर आर्टिकल 227। तो जो आर्टिकल 227 है बेसिकली बात करता है जुडिशियल सुपरिटेंडेंस की, और क्योंकि हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 227 ही पावर है जुडिशियल सुपरिटेंडेंस की, तो देयरफॉर यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो हाई कोर्ट आपका वो अपनी सुपरवाइजरी रोल को यहाँ पे इस्टेब्लिश करेगा, और साथ ही साथ वो जो पर्टिकुलर केस है उसको जो भी अप्रोप्रिएट ट्रिब्यूनल उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल इस केस की अगर बात करें, जो टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट था उस पर्टिकुलर केस को हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हटा के वो पर्टिकुलरली उस ट्रिब्यूनल को दे देगा जो उसके लिए स्पेशलाइज्ड बनाई गई थी, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल की एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन का पार्ट था। दैट्स वाई उस केस को उसको ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे बेसिकली जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसको कहीं ना कहीं सुपरवाइज़ करेगा कि इस तरह की चीज़ें जो इन फ्यूचर नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? बिकॉज इस तरीके की चीज़ें अगर होगी तो कहीं ना कहीं मेन चीज़ है कि आपने पर्टिकुलरली लॉ को फॉलो नहीं किया, जिस अथॉरिटी का बेसिकली काम था उस अथॉरिटी को काम ना करके कहीं ना कहीं आपने उस चीज़ को अपने अंडर लेने की कोशिश किया। So by doing so, the High Court ensures that the justice is served and that the subordinate court appeals operate within its rightful authority। ठीक है, तो मेन हाई कोर्ट का काम क्या है कि जो भी राइटफुल अथॉरिटी उस चीज़ के लिए बनाई गई है वो कहीं ना कहीं उस पर काम करे और जस्टिस बेसिकली वहाँ पे सर्व किया जा सके। ठीक है, तो आई होप इस एग्जाम्पल के थ्रू ये दोनों टर्म्स जो है कहीं ना कहीं हमें क्लियर हो गई होंगी। थर्ड पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि इट इज़ अ रिविजनल जुरिडिक्शन होती है, मतलब वही है कि किस तरीके से जो कोर्ट्स हैं और ट्राइब्यूनल्स उन्होंने जो भी बेसिकली अपना जजमेंट दिया है उसको किस तरीके से रिवाइज़ करना है, वापस से करेक्ट करना है, जो भी एरर्स वहाँ पे हुए हैं, जो भी फेलियर हुआ है वहाँ पे जस्टिस का, तो उस सबको चेक करने के लिए कहीं ना कहीं हाई कोर्ट अपने इस पावर का यूज़ करता है। दैट्स वाई हम इसको रिविजनल जुरिडिक्शन भी कहते हैं। एंड इट कैन बी अ सुमोटो ऑन इट्स ओन एंड नॉट नेसेसरी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ पार्टी। यानी इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं तो वो पर्टिकुलर केसेस में हाई कोर्ट जो है वेट नहीं करेगा कि वो जो एग्रीवेटेड पार्टी है वो कहीं ना कहीं आए, वो कहीं ना कहीं अंडर आर्टिकल 227 जो अपील डाले देन हाई कोर्ट वहाँ पे एक्शन लेगा। नहीं, हाई कोर्ट इस चीज़ का वेट नहीं करेगी। हाई कोर्ट के पास जो है सुमोटो पावर है, यानी खुद से उस पर्टिकुलर केस को वो देख सकती है
और देखने के बाद अगर उसको लगेगा कि इस तरीके से यहाँ पे इनजस्टिस हुआ है, राइटफुल अथॉरिटी के द्वारा जो है इस पर्टिकुलर केस को नहीं सुना गया है, इसके मतलब इस पर्टिकुलर केस के लिए जो अथॉरिटी डिज़ाइन की गई थी उसका बेसिकली पावर था, उसका बेसिकली एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन था उसको सुनने का, बट किसी और अथॉरिटी ने इसको सुन लिया है, किसी और कोर्ट ने यहाँ पे अपना जजमेंट दे दिया है। तो उन सब एरर्स को करेक्ट करने के लिए, उन सब कह सकते हैं फंक्शनिंग को जो है देखने के लिए यहाँ पे खुद से ही जो है उस पर्टिकुलर केस को उठाया जा सकता है हाई कोर्ट के दौरान, ठीक है। तो याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो भी पार्टी इन्वॉल्व है वो अपील के तौर पे आ रही है तो बेटर है हाई कोर्ट देखेगा, बट वो वेट नहीं करेगा हाई कोर्ट कि वो पार्टी आती है अपील के लेके या नहीं, बट उससे पहले ही खुद से वो वहाँ पे एक्शन ले सकता है। However, this power does not vest the High Court with any unlimited authority over the subordinate court and tribunal। अब मेन चीज़ ये है कि भले ही ये जो पावर है सुपरिटेंडेंस की हाई कोर्ट की वो बहुत ही ब्रॉड है, यानी आप देख सकते हो कि हर एक फेज़ में इसको अप्लाई किया जा रहा है, बट इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि इस पावर को वो अनलिमिटेड तरीके से यूज़ नहीं कर सकता है, यानी कि हाई कोर्ट को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इस पावर को, यानी इसकी जो हाई कोर्ट के पास से जो पावर है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, हैंस इट कैन बी यूज्ड मोस्ट स्पेंगली एंड नॉट इन अप्रोप्रिएट केसेस, ओनली इन अप्रोप्रिएट केसेस, ठीक है। यानी हाई कोर्ट अपनी इस पावर को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर के तहत सिर्फ और सिर्फ अप्रोप्रिएट केसेस में ही इसको इस्तेमाल करेगा, जहाँ पे उसको लगेगा कि सच में इस पर्टिकुलर जस्टिस को देने में जो है यहाँ पे फेलियर हुआ है जस्टिस का, या फिर जिस पर्टिकुलर अथॉरिटी की पावर थी उस पर्टिकुलर अथॉरिटी ने अगर इसको मतलब जुरिडिक्शन किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो उस पावर का यूज़ करेगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पे बेसिकली इसकी पावर को, यानी हाई कोर्ट की पावर को अनलिमिटेड नहीं कर दी गई है, एक लिमिटेड यहाँ पे रखा गया है, ताकि सिर्फ अप्रोप्रिएट केसेस में जो है हाई कोर्ट अपने इस पावर को यूज़ करे। बिकॉज इससे क्या होगा, अगर हर बार इस तरीके से स्यू मोटो के तरीके से हाई कोर्ट इस तरीके से ट्राइब्यूनल के जो भी जुरिडिक्शन है या फिर जो जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है उनमें कहीं ना कहीं इंटरफेयर करेगा, तो एक तो उसकी खुद की जो इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है कि वो इतना हर बार जो इस चीज़ को चेकआउट कर सके। मेन चीज़ ये है कि जो नीचे जितने भी कोर्ट है वो फ्रीली काम करें, उनकी बेसिकली इंडिपेंडेंस है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा यहाँ पे। अब मेन चीज़ यहाँ पर इसको लिमिट कर दिया है कब, इन द एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन, ठीक है, ग्रॉस वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी जो नेचुरल जस्टिस को हमेशा जुडिशरी फॉलो करती है कोई पर्टिकुलर केस को सॉल्व करने के लिए, अगर वो नेचुरल जस्टिस का यहाँ पे वायलेशन हो रहा है ना, तब कहीं ना कहीं यहाँ पे हाई कोर्ट अपनी इस पावर को यूज़ करेगी। एरर ऑफ लॉ, यानी लॉ को कहीं ना कहीं गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। डिसरिगार्ड टू द लॉ ऑफ सुपीरियर कोर्ट, यानी सुपीरियर कोर्ट के द्वारा जो भी लॉज बनाए गए उसको कहीं ना कहीं फॉलो नहीं किया गया। प्रिवर्स फाइंडिंग मैनिफेस्ट इनजस्टिस, ठीक है। तो ये सारे केसेस हमने देख लिए और बेसिकली यहाँ पे सुपरवाइजर जुरिडिक्शन जो है हाई कोर्ट का हमारा फिनिश हो जाता है। अब नेक्स्ट पावर जो है बेसिकली कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसमें कंट्रोल किस तरीके से हाई कोर्ट का होता है। इन एडिशन टू इट्स appellate jurisdiction, the supervised jurisdiction over the subordinate court as mentioned above, high court has an administrative control and other powers over them देखने को मिलती है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यहाँ पे कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का देखने को मिलता है। It is consulted by the governor in the matters of appointment, posting and promotion of district judges and in the appointment of person of the judicial service of a state। यानी जैसे कि हम जानते हैं कि गवर्नर के पास पावर है कि किस तरीके से, अगर मान लो कोई भी डिस्ट्रिक्ट जज है उनका अपॉइंटमेंट कैसे करना है, पोस्टिंग कहाँ करनी है, प्रमोशन कहाँ करनी है, कहीं ना कहीं गवर्नर करेगा, बट गवर्नर कंसल्ट करेगा हाई कोर्ट से, क्योंकि हाई कोर्ट के पास अगेन यहाँ पे कंट्रोल है ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट, और क्योंकि हाई कोर्ट का यहाँ पे सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर कंट्रोल होता है, दैट्स वाई गवर्नर यहाँ पे कंसल्ट करता है हाई कोर्ट से इन द सेंस जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनसे कंसल्ट करता है कि जब भी किसी भी ऐसे जज का, डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट करना है, पोस्टिंग करनी है, कहीं और प्रमोशन करना है। इसके अलावा जो अपॉइंटमेंट की जाती है ऑफ पर्सनस टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ अ स्टेट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज तो हमने यहाँ पे देख लिया, पर डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा जो पर्टिकुलर ऐसे पर्सन है जुडिशियल सर्विसेज में इंडल्ज हैं, तो उन बेसिकली जुडिशियल सर्विस में काम करने वाले जो पर्सन है उनकी अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगी, अगेन गवर्नर करेगा और कंसल्ट करेगा हाई कोर्ट से। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो अलग होते हैं और ऐसे पर्सन जुडिशियल सर्विसेज में काम करते हैं वो कहीं ना कहीं अलग होते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट जज क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, उनकी पावर्स किस तरीके से जुडिशियल सर्विसेज जो होती हैं उनसे अलग होती है, तो वो हम बेसिकली सबऑर्डिनेट कोर्ट वाले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए हमें बस याद रखना कि गवर्नर इस तरीके से जो भी अपॉइंटमेंट करेगा, पोस्टिंग प्रमोशन करेगा, तो वहाँ पे हाई कोर्ट से बेसिकली कंसल्ट करेगा।
इट डील्स विद द मैटर्स ऑफ पोस्टिंग, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भी मैटर्स है पोस्टिंग से रिलेटेड, प्रमोशन हो गया, प्रमोशन देना है, ग्रांट ऑफ लीव देना है, ट्रांसफ़र करना है, डिसिप्लिन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द जुडिशियल सर्विस ऑफ अ स्टेट अदर दैन द डिस्ट्रिक्ट जज, वो सब यहाँ पे कवर किए जाते हैं. It can withdraw a case pending in a subordinate court if it involves a substantial question of law that require the interpretation of the constitution. यानी हमारे हाई कोर्ट के पास पावर है कि ऐसा कोई केस जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ है सबॉर्डिनेट कोर्ट के अंदर, और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर केस के अंदर जो है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है. सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का बेसिकली मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर केस को सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की ज़रूरत होती है. और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की पावर आपके हाई कोर्ट के पास भी है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, और क्योंकि अगर हम बात करते हैं स्टेट के अंदर जो टॉप पे जो कोर्ट है वो आपका हाई कोर्ट है, दैट्स वाइज हाई कोर्ट के पास ये पावर आ जाती है कि उस पर्टिकुलर केस को वो अपने अंडर लेके, और क्योंकि उस पर्टिकुलर केस के अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, दैट्स वाई वो उस पर्टिकुलर केस को फिर अपने अंडर लेके उसको कहीं ना कहीं डिस्चार्ज करने की कोशिश करता है. इट कैन देन आइदर डिस्पोज ऑफ द केस इटसेल्फ, यानी वो जो केस उसने लिया है तो खुद से उसे करेगा, और डिटरमाइन द क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड रिटर्न टू द केस टू सबऑर्डिनेट कोर्ट विद इट्स जजमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्या करा, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो उस पर्टिकुलर पूरे के पूरे केस को खुद से सुनवाई करेगा, खुद से जो है चीज़ों को यहाँ पे इंटरप्रेट करने की कोशिश करेगा एंड फाइनल जजमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, या फिर हाई कोर्ट क्या कर सकता है कि सिंपली उस पर्टिकुलर केस के अंदर जो भी क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है उस क्वेश्चन ऑफ लॉ को कहीं ना कहीं डिटरमाइन करेगा, एंड उसके डिटरमाइन करने के बाद कहीं ना कहीं वो जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है जहाँ पे वो पर्टिकुलर केस पेंडिंग पड़ा था उनको दे देगा अपने जजमेंट के साथ. ठीक है, ये कह के कि भाई हाँ इस पर्टिकुलर केस में भाई ये लॉ इन्वॉल्व है, तो आप क्या करना है इस केसेस को रेफर करके आप ये जजमेंट दे सकते हो, आप इस तरीके से अपना जो केस है उसको बेसिकली डिस्पोज कर सकती हो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो सेकंड, बेसिकली सेकंड तरीके से वो यहाँ पे हेल्प कर रहा है सबऑर्डिनेट कोर्ट की, कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व था जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की बात थी तो वो इंटरप्रेट करके हमने आपको दे दिया है. अब आप अपनी जो भी जिस तरीके से आप करना चाहते हो तो इस पर्टिकुलर जजमेंट को ध्यान में रखकर, जो कि हमने यहाँ पे जो निकाली है उसको ध्यान में रखकर आप इस पर्टिकुलर केस को सुनवाई कर दो. ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है इट्स लॉ इज बाइंडिंग ऑन ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट फंक्शनिंग विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन इन द सेम सेंस एज द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया. यानी जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट आपका सबसे टॉप पे होता है, दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी लॉज वगैरह निकाला जाता है, जो भी लॉज वगैरह जो भी मतलब जजमेंट बेसिकली पास की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो बाइंडिंग होता है हर एक कोर्ट के ऊपर जो कि इंडिया में प्रेजेंट है. यानी जितने भी कोर्ट्स वगैरह है, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स, उन सब में अप्लाई किया जाता है. इसलिए और इसके साथ साथ हम बात करते हैं हाई कोर्ट के ऊपर, तो हाई कोर्ट का जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है उस टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन पे जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट आ रहे हैं, जो भी ट्राइब्यूनल्स आ रहे हैं, उन सभी के ऊपर वो जो लॉ है वो बाइंडिंग होगा. ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है. तो हाई कोर्ट का जो भी लॉ है वो बाइंडिंग होगा उसकी सबऑर्डिनेट कोर्ट और ट्राइब्यूनल पे. और कभी कभार देखा जाता है कि फॉर एग्जांपल जो यूपी का मान लो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसने मान लो कोई जजमेंट दिया, कोई ऑर्डर दिया, तो उसका रेलेवेंस मान लो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो बाइंडिंग रहेगा उनके ही सबऑर्डिनेट कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स में. अगर वो ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं उसकी इम्प्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो भी उस चीज़ को फॉलो करे, और वो भी जब अपनी जजमेंट देगा किसी पर्टिकुलर केस में तो इस पर्टिकुलर जजमेंट को जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी है उसको यहाँ पे रेफरेंस में ऐड कर सकता है कि इस पर्टिकुलर केस में इस पर्टिकुलर जज के द्वारा, इस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के द्वारा ये रेफरेंस यहाँ पे ये जजमेंट दिया गया था, दैट्स वाई मैं इस जजमेंट को यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, इस जजमेंट के थ्रू जो है कहीं ना कहीं मैं अपना जस्टिस डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो इस तरीके से देखा जाता है कि वो बाइंडिंग रहता है हर एक सबऑर्डिनेट कोर्ट एज वेल एज ट्रिब्यूनल पे. नेक्स्ट पावर देखते हैं हाई कोर्ट की, वो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. तो अगेन हमने इसको पहले भी देख लिया था, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं. द जजमेंट प्रोसीडिंग एंड द एक्ट ऑफ द हाई कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर अ परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी. यानी जो भी जजमेंट या प्रोसीडिंग्स वगैरह हाई कोर्ट के अंदर चलाई जाती हैं तो उस दौरान जो भी हाई कोर्ट में जो जजेस ने जो भी जजमेंट दी है, जो भी वहाँ पे दलीलें पेश की गई हैं, जो भी रेफरेंसेस का यूज़ किया गया है, उसको एज अ परपेचुअल मेमोरी की तरह रिकॉर्ड भी रख रहे हैं, मतलब बेसिकली रिकॉर्डिंग के फॉर्म में भी रखा जा रहा है, और जो टाइपिस्ट वहाँ पे बैठे हैं वो भी उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं. और टेस्टिमनी फर्दर इस तरीके से अगर मान लो किसी और पर्टिकुलर केस के दौरान अगर मान लो ऐसा कोई केस निकल के आता है जो कि पास्ट में किसी पर्टिकुलर जज ने उस पर्टिकुलर केस के लिए कुछ ना कुछ वर्डिक्ट दिया था, तो उसको एज ए रेफरेंस के तौर पे वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है. और अब वहाँ पे
उस समय जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह यूज़ किए जाएंगे तो उस रिकॉर्ड्स की जो वैल्यू थी पहले वही वैल्यू यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। तो दीज रिकॉर्ड्स आर एडमिटेड टू बी एविडेंट्री वैल्यू, यानी इन पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को ऐसा नहीं कहा जाएगा कि भाई उस पर्टिकुलर पुराना केस हो गया है तो पुराने केस में जज ने जो बेसिकली वर्डिक्ट दिया तो अब उसको हम कैसे माने, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रहने वाली है एंड इट कैन नॉट बी क्वेश्चन वेदर when produced before any subordinate court। और इस पर्टिकुलर टेस्टिमनी को, इस पर्टिकुलर जजमेंट्स को जब हाई सबॉर्डिनेट कोर्ट के अंदर बेसिकली प्रोड्यूस किया जाएगा। अब प्रोड्यूस भी किया जाएगा बिकॉज मान लो सबॉर्डिनेट कोर्ट किसी पर्टिकुलर केस को सुन रहा है और क्योंकि जब वो उस पर्टिकुलर केस को सुन रहा है वो जानता है कि इससे रिलेटेड है, इससे आसपास किसी चीज़ से रिलेटेड हाई कोर्ट के जज ने ऑलरेडी इसमें कुछ ना कुछ बयान दिया था, तो वो उस पर्टिकुलर चीज़ को कहीं ना कहीं अपने इस केस के अंदर भी इंक्लूड करने की कोशिश करेगा। जब भी वो उसको इंक्लूड करेगा तो उस चीज़ के ऊपर आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि कैसे सबॉर्डिनेट कोर्ट जो हाई कोर्ट के जजमेंट को यहाँ पे यूज़ कर रहा है वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। ये पावर उसके पास दी गई है, ये पावर हर एक कोर्ट के पास है, ठीक है। एंड दे आर रिकॉग्नाइज एज अ लीगल प्रेसिडेंट एंड लीगल रेफरेंसेस की तरह उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि इनको जो भी प्रोसीडिंग है, जो भी जजमेंट है हाई कोर्ट की, ठीक है, उनको एज अ लीगल प्रेसिडेंट और लीगल रेफरेंसेस की तरह आप जब चाहो यूज़ कर सकते हो, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता। देन यहाँ पे बताया जा रहा है इट हैज़ अ पावर टू पनिश फॉर अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आइदर विद अ सिंपल इम्प्रिजमेंट और विद फाइन और विद बोथ। यानी अगर मान लो कोई भी इस तरह का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने की कोशिश करता है तो हाई कोर्ट के पास पावर है कि या तो सिंपल उसको इम्प्रिजमेंट कर दे या फिर सिर्फ उसे फ़ाइन मांग ले। अगर कुछ ज़्यादा सीवियर है तो उस केस में दोनों ही चीज़ें मतलब की जाएंगी हाई कोर्ट के द्वारा, उससे सज़ा भी दी जाएगी और फ़ाइन भी लिया जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा सीवियर तरीके से कंटेम्प्ट किया गया कोर्ट का। तो यहाँ पे आपको चीज़ देखोगे द एक्सप्रेशन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है इसको एक्सप्रेस बेसिकली अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है इस एक्सप्रेशन को। हाउएवर द एक्सप्रेशन हैज़ बिन डिफाइंड बाय द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। बट एक पर्टिकुलर एक्ट लाया गया था उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बेसिकली क्या होता है। और बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलेगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो भी मैं यहाँ पे सिविल कंटेम्प्ट या फिर क्रिमिनल कंटेम्प्ट के बारे में लिखा हुआ है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं किया गया। यानी ये दो चीज़ें हम कहीं ना कहीं पढ़ने जा रहे हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत बताया गया है। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि आप विलफुली यानी जानबूझकर डिसोबीडियंस कर रहे हो किसी भी जजमेंट, ऑर्डर, रिट का या फिर अदर पर्पस ऑफ अ कोर्ट, और विलफुल ब्रीच करने की कोशिश कर रहे हो अंडरटेकिंग गिवन टू अ कोर्ट, ठीक कहते हैं। मतलब जानबूझ के आप किसी भी तरीके से जो भी ऑर्डर्स दिए गए हैं जुडिशरी के द्वारा उसको मना कर रहे हो। अगर मान लो किसी कारणवश आपको रिट इशू कर दिया गया, रिट क्यों इशू किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा, पहला आपने किसी फंडामेंटल राइट का तो वायलेट किया हो या फिर आप किसी ऑर्डिनरी लीगल जो राइट्स है किसी पर्सन का उसको अगर वायलेट किया हो तो उस केस में जो है हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को अगर मानने से मना करो, रिट्स आपके पास आ गई है फिर भी आप उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं सिविल कंटेम्प्ट के अंदर काउंट किया जाएगा। क्रिमिनल कंटेम्प्ट की बात करें इट मीन्स द पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर और डूइंग ऑन एक्ट, मतलब कुछ भी ऐसा पब्लिश कर रहे हो जुडिशरी के अगेंस्ट, अगर आप उसके जो भी जजमेंट्स है उसके अगेंस्ट कुछ गलत पब्लिश कर रहे हो या फिर कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि स्कैंडलाइज कर रहे हो, लोअर डाउन करने की कोशिश कर रहे हो, कोर्ट की जो अथॉरिटी है उनकी जो डिग्निटी है उसको लोअर डाउन करने की कोशिश कर रहे हो, प्रेजुडाइज और इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हो ड्यू प्रोसेस ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वहाँ पे चल रही हैं वहाँ पे आके कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहे हो, उसको गलत भटका रहे हो या फिर गलत तरीके से हार्म पहुँचाने की कोशिश कर रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो और ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ जस्टिस एनी अदर मैटर, यानी किसी भी तरीके से जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम वहाँ पे है कि किस तरीके से चीज़ें वहाँ पे चलनी चाहिए, जिस तरह से रिकॉर्ड वहाँ पे मतलब मान लो कोई रिकॉर्ड है वो सेफली रखे हुए हैं वहाँ पे, तो उन रिकॉर्ड्स को आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करो तो वो भी इस चीज़ के अंदर आएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी वो रिकॉर्ड्स अगर कोर्ट ने अपने अंडर कर लिए फिर भी आप उन रिकॉर्ड्स को कहीं ना कहीं हार्म पहुँचाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर काउंट किया जाएगा। और एक बार अगर मान लो ये प्रूफ हो जाता है कि आपने इस तरीके से किया है तो हमारी जुडिशरी के पास पावर है कि या तो वो फ़ाइन आप पे लगा देगी या फिर आपको जेल में डाल सकती है, या फिर अगर आपने बहुत ज़्यादा सीवियर कुछ किया है तो दोनों चीज़ें आप पे लगाई जाएंगी। However, innocent publication, distribution of some matter, fair and accurate report of judicial proceeding, fair and reasonable criticism of judicial act, and comment on the administration side of a judiciary do not amount to contempt of court। अब मेन चीज़ यहाँ पे ये बताया गया है कि क्या चीज़ है जो contempt of court के अंदर नहीं आएगी।
अगर आप फेयर तरीके से जुडिशरी की कोई भी चीज़ें हैं, चाहे उसका जो जो भी जुरिडिक्शन है, कोई भी मैटर ऐसा है, उसे फेयर तरीके से पब्लिश कर रहे हो, ठीक है, इनोसेंटली तरीके से पब्लिक कर रहे हो, और फेयर क्रिटिसिज्म कर रहे हो, फेयर एंड रीजनेबल तरीके से क्रिटिसाइज़ कर रहे हो कि जो जहाँ पे जजमेंट दी गई है, कहीं ना कहीं हो सकता है वहाँ पे जुडिशरी ने इस पर्टिकुलर एंगल को नहीं देखा, इस पर्टिकुलर जो राइट है, कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट जो है किसी पर्सन का यहाँ पे हार्म हो रहा था, बट इसको कंसिडर नहीं किया है फॉर वट एवर रीज़न। बट इस तरीके से अगर आप फेयर तरीके से और रीजनेबल तरीके से क्रिटिसाइज़ कर रहे हो किसी भी जुडिशियल एक्ट का, ठीक है, कोई भी कमेंट आप कर रहे हो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ जुडिशरी का, तो वो कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर नहीं आएगा। बट अगर जुडिशरी को लगता है कि ये फेयर और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म नहीं है, कहीं ना कहीं इनोसेंट तरीके से आप पब्लिश ना करके एक विलफुल तरीके से कहीं ना कहीं आप जो जुडिशरी की इमेजेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हो, विलफुल तरीके से आप जो है उनके ऑर्डर्स को, उनके जो रिट्स हैं उनको उनको बेसिकली नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, उनको डिसऑबे कर रहे हो, तो उस केस में आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत पनिशमेंट दी जाएगी। According to this, High Court has a power to punish for a contempt of not only itself but also contempt of subordinate court। यानी हाई कोर्ट के पास पावर है कि हाई कोर्ट के जो भी ऑर्डर्स है, जो भी जजमेंट्स है, जो भी रिट्स इशू कर रहा है, उसके अगेंस्ट अगर कोई पर्सन इस तरीके से एक्शन करता है तो उनके खिलाफ तो वो एक्शन ले ही सकता है। बट अगर सबॉर्डिनेट कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर्स दिए गए हैं, जो जजमेंट्स दी गई हैं, उनको भी कोई विलफुल तरीके से डिसऑबे करने की कोशिश करेगा, तो उस केस में भी हाई कोर्ट जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर को यूज़ करके उनको पनिश कर सकता है। However, no High Court shall take cognizance of a contempt alleged to have been committed in respect of subordinate court, where such contempt is an offence punishable under the Indian Penal Code 1860। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली बताया जा रहा है कि जिस तरीके से हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने लिए भी इशू कर सकता है, साथ साथ सबॉर्डिनेट कोर्ट के लिए भी जो है कंटेम्प्ट इशू कर सकता है, बट उस केस में वो नहीं करेगा अगर मान लो उस पर्टिकुलर सबॉर्डिनेट कोर्ट के अंदर उस पर्टिकुलर कंटेम्प्ट को ब्रीच करने के तहत एक बेसिकली पनिशमेंट ऑलरेडी डिफाइन की गई है अंडर पिनल कोड 1860 के अंदर। तो उस केस में आपको देखने को मिलेगा कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है उसके पास ऑलरेडी ये पावर है, ठीक है, कि वो उस पर्टिकुलर ऑफेंस को कहीं ना कहीं पनिश कर सकता है इस इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत। तो उस केस में हाई कोर्ट जो है यहाँ पे इशू नहीं करेगा सबॉर्डिनेट कोर्ट की कंटेम्प्ट को, ठीक है। तो यानी जहाँ पे हाई कोर्ट को लगेगा कि ऐसे कोई पावर या फिर ऐसा कुछ पनिश करने के लिए जो है सबॉर्डिनेट कोर्ट के पास नहीं है, तब वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वो सबॉर्डिनेट कोर्ट के बिहाफ में भी कंटेम्प्ट इशू कर रहा है। बट जहाँ पे उसे लगता है कि नहीं, सबॉर्डिनेट कोर्ट को भी इस इंडियन पिनल कोड 1860 के अंदर अगर पावर है उस पर्टिकुलर कंटेम्प्ट, उस पर्सन को पनिश करने की जिसने कंटेम्प्ट किया है, तो वो फिर उस चीज़ को अपने हाथ में ना लेके सबॉर्डिनेट कोर्ट के ऊपर छोड़ देगा कि ठीक है, आप ही जो है बेसिकली उस पर्सन को पनिश करो, पर्सन या फिर अथॉरिटी जो भी है। As a court of record, a high court also has a power to review and correct its own judgment or order decision, even though no specific power of review is confirmed on it by the Constitution. The Supreme Court, on the other hand, has been specifically confirmed with the power of review by the Constitution। अब अगेन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है कि एज ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की अगर हम बात करें, यानी जो हाई कोर्ट का जो पावर है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का, उसमें जो हाई कोर्ट के पास एक पावर है कि वो रिव्यू कर सकता है और साथ साथ करेक्ट कर सकता है अपनी ही जजमेंट को, अपने द्वारा निकाले हुए ऑर्डर को, अपने द्वारा निकाले हुए डिसीज़न को, ठीक है। यानी मान लो पास्ट में इन द सेंस मान लो 1-2 साल पहले या फिर 1-2 महीने पहले उन्होंने मान लो कुछ ऐसे जजमेंट दी है, कुछ ऐसे ऑर्डर्स दिए हैं, अगर उसमें लगता है कि नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया हुआ है या फिर कुछ अच्छे से फैक्ट वगैरह को देखा नहीं गया, लॉ को सही से इंटरप्रेट नहीं किया गया है, तो उस केस में अगर वो अपनी ही दी हुई जजमेंट को, अपनी ही दी हुई ऑर्डर्स और डिसीजन को अगर मान लो रिव्यू करके उसको करेक्ट करने की कोशिश करें, तो उसको कहीं ना कहीं हाई कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो अपने पुराने दिए हुए जजमेंट्स को, ऑर्डर्स को वो फर्दर रिव्यू करके उसको करेक्ट कर सकता है। बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ऐसी सच पावर जो है रिव्यू करने की, ठीक है, ये अपने ही जजमेंट को रिव्यू करके सही करने की जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंफर्म नहीं की गई है, बट हाई कोर्ट के पास ये पावर देखने को मिलेगी, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया है। पर जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दे रखी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो इस तरीके से अपनी जो है रिव्यू करने की जो पावर है इसको यूज़ करके अपने जो भी जजमेंट्स है, अपने जो ऑर्डर है उनको करेक्ट भी कर सकता है, रिव्यू भी कर सकता है। बट वो पावर कहीं ना कहीं रिव्यू करने की हाई कोर्ट को, यानी हाई कोर्ट किस तरीके से अपनी पावर जो है रिव्यू करने की जो पावर है इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं कर रखा है, बट फिर भी इन प्रैक्टिकल हमें देखने को ये मिलता है कि हाई कोर्ट इसको एक्सरसाइज कर लेता है इस पावर को, जहाँ पे वो अपने पुराने जजमेंट्स वगैरह को जो है फर्दर उसको जो है करेक्ट भी कर सकता है, रिव्यू भी कर सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हाई कोर्ट का जो रिव्यू करने की पावर है
मतलब रिव्यू मतलब वो वाला बेसिकली जुडिशियल रिव्यू को कंफ्यूज मत होना, ये जो पावर ऑफ रिव्यू है ये डिफरेंट है जुडिशियल रिव्यू से, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू की पावर तो आपको देखने को मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सुप्रीम कोर्ट को भी दे रखी है अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को भी दे रखी है अंडर आर्टिकल 226, ठीक है। बट यहाँ पे जो पावर ऑफ रिव्यू की बात की जा रही है वो है अपने ही जजमेंट को, अपनी ऑर्डर को जो रिव्यू करना है उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिकली हाई कोर्ट का जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है वो हमने कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं लास्ट पावर पे, जो कि है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू इज़ अ पावर ऑफ अ हाई कोर्ट टू एग्जामिन करना है द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अ लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट एंड द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ फॉर बोथ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लॉ लाया जाता है, जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकाले जाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है या नहीं, वो चेक करने की पावर जो हमारे हाई कोर्ट को मिली हुई है अंडर द जुडिशियल रिव्यू। On examination, if they found to be violative of the constitution, otherwise they can be declared as illegal, unconstitutional, invalid, null and void by the high court. Consequently they cannot be enforced by the government। यानी एक बार अगर जुडिशरी को लगता है, यानी हाई कोर्ट को अगर पता चल गया कि वो जो लॉ बनाया गया है, वो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाए गए हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहे हैं, तो वो कहीं उस पर्टिकुलर लॉ को जो इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान दिया जाएगा, और जैसे ही वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। और एक बार वो पर्टिकुलर लॉ, वो पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नल एंड वॉइड हो गया तो जो हमारी गवर्नमेंट है उसको इन्फोर्स कभी नहीं करवा पाएगी, यानी उस पर्टिकुलर लॉ को इम्प्लीमेंट ही नहीं करवा पाएगी जो पर्टिकुलर लॉ को कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा। तो इतनी पावर कहीं ना कहीं हमारे हाई कोर्ट एज वेल एज बाकी जो सुप्रीम कोर्ट है उनके पास देखने को मिलती है जुडिशियल रिव्यू की पावर। देन यहाँ पे बताया गया है, दो द फ्रेज जुडिशियल रिव्यू हैज़ नो वेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो फ्रेज़ है, ये जो वर्ड है जुडिशियल रिव्यू का, ये कहीं पे यूज़ नहीं किया गया है। बट जो प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 226 वो एक्सप्लिसिटली कंफर्म करते हैं कि जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, वो कहीं ना कहीं एक्सप्लिसिटली मेंशन तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मतलब ये जो फ्रेज़ है कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू, वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। बट आर्टिकल 13 और आर्टिकल 226 को अगर हम यूज़ करें तो वहाँ पे एक्सप्लिसिटली आपको मेंशन देखने को मिलेगा हाई कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू की पावर को। The constitutional validity of a legislative enactment or an executive order can be challenged in a high court on the following three ground। अब मेन चीज़ ये है कि कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कोई भी लॉ, उसको चैलेंज कैसे किया जाए, तो तीन चीज़ों के ऊपर चैलेंज किया जा सकता है। पहला कि वो जो लॉ है या फिर वो कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 3 में मेंशन किए गए हैं, वो उसको कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज करने की कोशिश कर रहा है वो लॉ, या फिर वो जो ऑर्डर निकाला गया है वो फंडामेंटल राइट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तब हाई कोर्ट कहीं ना कहीं अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज़ करके उसको फर्दर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को जो है यहाँ पे चेक करेगा। सेकेंड है, इट इज़ आउटसाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ द अथॉरिटी विच हैज़ बिन फ्रेम्ड। यानी कि वो पर्टिकुलर लॉ जो लाया जा रहा है या फिर वो पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो लाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर मान लेते हैं वो उसकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से बाहर है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेट गवर्नमेंट के पास जो बेसिकली स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर वो लॉ ला सकती है। मान लेते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट एक ऐसा लॉ लेके आ रही है जो कहीं ना कहीं सेंटर के सब्जेक्ट से डील करता है, यानी सेंटर का जो लिस्ट है उस पर्टिकुलर लिस्ट में जो जो मैटर्स है, जो सेंटर कहीं ना कहीं उस पर पर्टिकुलर लॉ बना सकता है, उन लॉ के ऊपर अगर मान लेते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अगर लॉ बना रहा है तो उस बेसिस के ऊपर भी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक किया जाएगा। और अगर पता चल गया कि जो जिस पर्सन का, जिस अथॉरिटी का राइट था उस पर लॉ बनाने का, उसने ना बनाकर किसी और ने उस पर लॉ बनाया है, यानी इस पर्टिकुलर केस में उन्होंने जिस सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाया है उस पे लॉ बनाने का काम बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का था, बट यहाँ पे देखने को क्या मिला, स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, तो उस बेसिस पे भी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कहा जा सकता है। थर्ड, इट इज़ रिपंजेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है उसके अगेंस्ट जाके अगर कुछ किया जा रहा है, कुछ ऐसा लॉ या फिर ऑर्डर निकाला जा रहा है, तो उस बेसिस पे भी आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो हाई कोर्ट है वो इस पर्टिकुलर लॉ को, इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है। और एक बार ये प्रूफ हो जाए कि वो कहीं ना कहीं इलीगल चीज़ें हैं, इलीगल इन द सेंस कि फंडामेंटल राइट को नुकसान पहुंचा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को नुकसान पहुंचा रही है, कहीं ना कहीं जिस अथॉरिटी के द्वारा लाया गया है वो सही अथॉरिटी नहीं है, राइटफुल अथॉरिटी नहीं है, तो उस बेसिस पर उस पर्टिकुलर लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कह सकते हैं। एंड एक बार अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया तो वो पर्टिकुलर लॉ नल एंड वॉइड हो जाएगा, गवर्नमेंट फर्दर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। नेक्स्ट बोला गया है कि द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 कर्टेल्ड करती है जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द हाई कोर्ट को।
It debarred the High Court from considering the constitutional validity of any central law. However, 43rd Amendment Act of 1977 restored the original position. यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भले ही जुडिशल फ्रेज यानी जुडिशल रिव्यू का जो फ्रेज है ये वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, बट क्योंकि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 226 को जब हम देखते हैं तो वहाँ से एक्सप्लिसिटली मेंशन हमें मिलता है जुडिशल रिव्यू का। तो यहाँ पे देखा गया कि 1976 से पहले जो आपका हाई कोर्ट है उसके पास जो ये पावर है जुडिशल रिव्यू की, उसके तहत वो जो सेंटर के द्वारा जो लॉ बनाए गए हैं उसकी अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करनी थी ना तो हाई कोर्ट आराम से कर लेता था। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि भाई इस तरीके से हाई कोर्ट के पास इतनी पावर नहीं होनी चाहिए कि सेंटर जो जिस पर्टिकुलर चीज़ पे लॉ बना रहा है, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वहाँ पे निकाला जा रहा है उस पर हाई कोर्ट कहीं ना कहीं जुडिशल रिव्यू ना करे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आए 1976 में। और इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू देखने को मिलेगा कि जुडिशियल पावर थी हाई कोर्ट की, ठीक है, सारे के सारे केस में तो उन्होंने कर्टेल नहीं किया, बट उस केस में कर्टेल किया जहाँ पे बोला गया था कि हाई कोर्ट जो है कहीं ना कहीं सेंट्रल लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक नहीं कर सकता। यानी इस पर्टिकुलर केस में जो हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू है उसको कर्टेल करने की बात इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में की गई थी। बट क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है, दैट्स वाइज आपको देखने को मिलेगा अगेन 1977 यानी उस अगले ही साल के अंदर 43rd अमेंडमेंट एक्ट आता है। उस 43rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आपको देखने को मिलेगा जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसको रिस्टोर कर दिया गया। ओरिजिनल पोजीशन इन द सेंस कि आज के डेट में हाई कोर्ट के पास जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की, उस जुडिशियल रिव्यू के तहत चाहे सेंट्रल लॉ हो चाहे स्टेट लॉ हो, चाहे वो सेंटर का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो या फिर स्टेट का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो, इन सब की जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक कर सकता है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर वो सही है तो कोई डाउट नहीं है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशन है, तो कहीं ना कहीं उसको नल एंड वॉइड वहाँ पे करके उस पर्टिकुलर एक्ट को, उस पर्टिकुलर लॉ को, उस पर्टिकुलर ऑर्डर को जो है खारिज कर दिया जाएगा। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं हमारे जुडिशरी के पास सबसे बड़ी पावर जो है ना वो जुडिशियल रिव्यू की है। इस रिव्यू के तहत मतलब हर एक चीज़ को जो है, जो भी एरर हुआ है, जो भी इनजस्टिस हुआ है, जो भी गलत चीज़ें हुई हैं उसको कहीं ना कहीं करेक्ट करने की काम जो है ये हमारी जुडिशरी कर सकती है अंडर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो यहाँ पे हमारे जो भी पावर्स है हाई कोर्ट की वो सारी की सारी हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। एंड आई एम रियली श्योर कि आप सबको कोई भी डाउट ना हो। कुछ भी डाउट हो तो आप बेसिकली कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, बिकॉज ये जो चैप्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल देखने को मिलता है जुडिशरी से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो है पूछे ही जाते हैं, चाहे वो आपको सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछे, हाई कोर्ट से पूछे, सबॉर्डिनेट कोर्ट से पूछे, ठीक है। तो अभी तक हमने लक्ष्मीकांत में सुप्रीम कोर्ट को अच्छे से देख लिया, हाई कोर्ट को अच्छे से देख लिया। अब आने वाले चैप्टर्स में हम बेसिकली ट्रिब्यूनल्स को देखेंगे कि किस तरीके से ट्रिब्यूनल्स वर्क करते हैं, उनकी पावर कहाँ कहाँ पे आती है, और साथ ही साथ सबॉर्डिनेट कोर्स जो है उनको भी डिस्कस करेंगे। सो दैट जब इतना पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, तब आप फिर से अगर एक बार इसको रिवाइज़ करोगे तो आपके जो डॉट्स हैं, यानी जो चीज़ें अभी हम यहाँ पे बता रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट जज किस तरीके से काम करता है, वहाँ पे जो डिसीजन लिया गया किसको उसको अपील के फॉर्म में सुनेगा, तो वो सारे डॉट्स आपके जो है कनेक्ट होने लग जाएंगे। और एक बार आपके डॉट्स कनेक्ट हो गए तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा उन सबको रिवाइज़ करना और लॉन्ग टाइम तक उसको याद रख पाना, ठीक है। सो अपना डिस्कशन हम यहीं पे एंड करते हैं और ये चैप्टर जो है आपका हाई कोर्ट फाइनली ख़त्म हो चुका है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को, सो दैट हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले एंड इस तरीके से बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए लेके आ सकें। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है बेसिकली स्टार्ट करेंगे। ओके देन बाय।